स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने डी ब्लॉक का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट देख लिया, समझ भी लिया होगा, आई होप सो। तो आज हम एक छोटा सा डिस्कशन सेशन ले रहे हैं और उसके अंदर जो भी मेन प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अब आप सब जानते हो, इधर है एस ब्लॉक, इधर है पी ब्लॉक, ठीक है, और यहां बीच में आता है डी ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ये एस और पी के बीच में आता है तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज दे विल हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम एस टू पी, मींस मेटालिक टू नॉन मेटालिक साइड। ये इन बिटवीन आ रहे हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दैट विल एंटर इन डी सबशेल, और डी सबशेल कौन सी होगी? पेनल्टीमेट, मतलब n-1 डी। तो अगर हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, लेट इट बी n इज इक्वल टू 4, तो यहां पे n-1 and ns means it will have 3d 4s, और फिफ्थ पीरियड के अंदर it will be having 4d and 5s, क्योंकि ये और ये सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पेनल्टीमेट, अंदर वाली शेल के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम और बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम ये देख लें, डी ब्लॉक के अंदर हम उनको कंसीडर करते हैं the elements in which the incoming electron enters in n-1 d, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2। क्योंकि जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हो तो n-1 d और ns, मतलब अगर आप 3d और 4s को देखें तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता, दे कैन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, और ये लोग ऐसा करते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी सीरीज है, ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, टोटल हमारे पास कितनी सीरीज है अगर किसी को याद हो तो हम यहां पे, मैं सिंपल सी बात करूं, 4s 3d, 5s 4d, 6s 5d, 7s 6d। ठीक है, तो क्योंकि 4 से ही स्टार्ट होता है, 4s के बाद 3d आता है, मींस d के अंदर टोटल हमारे पास 1 2 3 4, देयर आर 4 पीरियड्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 3, क्योंकि 1 और 2 कौन है? अल्कली मेटल एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12। ये आ गए हमारे पास डी के ग्रुप्स 3 से लेके 12, और उसके बाद आपको पता है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आ जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझना है तो आप +1 के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल फिर कितनी सीरीज है, ये आपको बताने का मेरा मतलब क्या था। टोटल कितनी सीरीज है? वी आर हैविंग 4 सीरीज, 3d 4d 5d एंड 6d। और हमारे पास अभी तक जितना भी रिलायबल डाटा है केमिकल प्रॉपर्टीज का और बाकी सारी प्रॉपर्टीज का, वो है इन 3 का, 3d 4d एंड 5d। क्योंकि 6d अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और मैक्सिमम एलिमेंट्स वो सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड हैं, तो उनके ऊपर अभी काम चल रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को अभी हमारे सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है। तो वी विल बी डीलिंग विद दीज 3 सीरीज। ओके, तो बारी बारी से मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हो, मैं जस्ट ये बताऊंगी एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल हो गई। अब मैं, ये रही हमारे पास फर्स्ट सीरीज, ये रही सेकंड सीरीज और ये रही थर्ड सीरीज। ठीक है, फर्स्ट मतलब दिस इज 3d सीरीज,
दिस इज 4d सीरीज एंड दिस इज 5d सीरीज. ठीक है. फर्स्ट सीरीज, मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूं क्योंकि बाकियों में भी सेम ट्रेंड रहेगा. तो दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर एंड जिंक. तो दिस इज एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. अब कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले 4s है, ये 3d स्टार्ट हो गया, 4s भर चुका है. तो दिस इज 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4. स्पेशल है ये. 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9. ये भी स्पेशल है. 4s2 3d10. ऐसे ही आना चाहिए, d1 से लेके d10 तक आना चाहिए. ठीक है. लेकिन क्रोमियम एंड कॉपर दे आर हैविंग एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया इनके n-1d और ns के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता. दे कैन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली. तो यहां पे क्रोमियम, दिस इज 4s और 3d. ठीक है. 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये ऐसा हो जाए 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया. अब आप बताइए कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल है. ये रही d4 और ये रही d5. क्वाइट ऑब्वियस, d5 इज मोर स्टेबल देन d4. सिमिलर ट्रेंड इज विद कॉपर. यहां पे d के अंदर है 9 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 6, 8 एंड 9. लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं 4s1 तो ये बन जाएगा 3d10. तो ये है फुल्ली हाफ फिल्ड और वो है फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. इसी वजह से क्रोमियम एंड कॉपर दे शो एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन. और अब आप लोग +1 के नोट्स को देखेंगे क्योंकि d4 और d5 में से d5 ज्यादा स्टेबल क्यों है. कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आपस में जगह एक्सचेंज कर सकते हैं और इसकी 10 आएंगी, इसकी जितनी भी आएंगी 6 के करीब आएंगी. ठीक है. आपने बना के देखनी है, अपने +1 के नोट्स को खोलिए. तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन. सेम ट्रेंड 4s2 3d, सेम ट्रेंड सेकेंड सीरीज के लिए, सेम ट्रेंड थर्ड सीरीज के लिए. ठीक है. तो इसके बाद नाउ वी आर डन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वेल, नेक्स्ट आई विल टेक अप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. इसकी बात हम करेंगे. देखिए, ये मैंने तीनों सीरीज के आपके सामने एटॉमिक साइजेस लिखे हैं पिकोमीटर्स के अंदर. एटॉमिक रेडियस लिखे हैं पिकोमीटर के अंदर. तो अगर आप ध्यान से देखें 164, 147, 135, 129, 137, 126, 125, 125, 128 एंड देन 137. तो ये वैल्यूज अलोंग द पीरियड कम होती जा रही हैं. राइट. बिकमिंग लेस. इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे. दिखती सी बात है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इनके साइजेस स्टेडीली, लास्ट वाले देखना जरा, 126, 25, 25, 28 ऑलमोस्ट सेम. जिस तरह का गैप S से सेकंड वाले में शिफ्ट करते हैं या P से नेक्स्ट P के अंदर शिफ्ट करते हैं, P1 से P2 में, उनके अंदर तो ज्यादा चेंज है. एटॉमिक रेडियस के अंदर ज्यादा चेंज है. आपको याद है हम P के अंदर ऐसे बनाते थे, लेकिन यहां ये ट्रेंड ऐसे नहीं आ रहा है. इतनी ज्यादा शार्प डिक्रीज नहीं आ रही. इट इज हैविंग स्टेडी डिक्रीज. कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है? n-1d के अंदर, क्योंकि ns तो फिल्ड है. पहले 4s के बाद d आ रही है 3. ये भर जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं. उसके बाद d1, d2, d3, यहां से d1 स्टार्ट हो जाता है और अप टू जिंक d10. ठीक है. n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके.
और आपको पता है डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर इट इज डिफ्यूज्ड, इनकी शील्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन enters in n-1 d subshell means penultimate shell as d orbitals are poor shielders. These are poor shielders, therefore hold of nucleus becomes more on outermost electrons. तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये टाइटली खींच के रखेंगे। अब देखो पी के अंदर भी सेम ट्रेंड था, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन पी में ही आ रहा था, सभी का सेम शेल में आ रहा था। इसमें भी सेम शेल में रहा है, लेकिन वो शेल कौन सी है? पेनल्टीमेट। मेन शेल से एक अंदर वाली शेल है और उसकी शील्डिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जो अलोंग द पीरियड हैं, एक है जो 3 है जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं, एक है जो अलोंग द पीरियड है z के अलोंग, और एक है अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो 3 एक जैसे स्ट्रक्चर, एक अलग और एक अलग, तो पांचों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, शील्डिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए साइज डिक्रीज कर गया। ओके, ये तो हर जो भी हमारे पास तीनों सीरीज हैं उन तीनों के अंदर ये चीज तो है ही है। ओके, मैंने इन तीनों को क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन है। अब ये रहा एटॉमिक नंबर 21, 39, दिस इज 40, दिस इज 21, 22, 41, 42 एंड ऑनवर्ड। लैंथेनम 57 एंड हॉफनियम 72। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर इनके एटॉमिक रेडियस की जो लाइंस देखी थी, गैप देखिए, इसका और इसका गैप तो है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूं ऐसे करके। तो ये रही 3D की लाइन, ये रही 4D की लाइन और 5D की लाइन ऐसे साथ साथ आती है। मतलब 3D और 4D के बीच में तो गैप है, लेकिन 4D और 5D के जो देख लीजिए आप वैल्यूज बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। 160, 158, 46, 46, 39, 39, 36, 37, 34, 35 है ना, ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ऊपर से नीचे तक फर्क है। रीजन 4D और 5D इनके एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं। ये इसका ग्राफ आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो मैं बता रही हूं उसको साथ में समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो डिफरेंस है 64, 180, 147, 160। ओके, लेकिन जब हम 4D से 5D पे शिफ्ट किए तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, और दैट इज आफ्टर लेंथेनम। यहां पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखिए 57, 72, बीच के 14 एलिमेंट्स दे आर F ब्लॉक एलिमेंट्स 58 से लेके 71 तक। ठीक है, अब उन F एलिमेंट्स की वजह से ऐसा क्या हुआ, F के अंदर जो हमारे पास दो सीरीज हैं दैट इज 4F एंड 5F, यहां इन दोनों के बीच में आ गया 4F। इधर नहीं था 4D, लेकिन 5D से पहले क्या आता है 4F। तो इस 4F के अंदर टोटल आए 14 इलेक्ट्रॉन्स। D से भी गई गुजरी होती हैं F ऑर्बिटल्स। D आर डिफ्यूज्ड एंड F आर फ्यूज्ड। ठीक है, F ऑर्बिटल्स तो बिल्कुल भी शील्ड नहीं करती, D में तो थोड़ा बहुत फिर भी आ जाता है। F ऑर्बिटल्स आर द पोरेस्ट शील्डर्स, बिल्कुल भी शील्ड नहीं करते हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियस तो एटॉमिक जो उसका मास है वो तो बढ़ रहा है ना। अगर इन एलिमेंट्स के अंदर एक प्रोटॉन ऐड हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ F1, फिर एक प्रोटॉन ऐड हुआ और F के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन F2 हो गया, फिर एक प्रोटॉन ऐड हुआ F3 हो गया। न्यूक्लियस हर स्टेप के ऊपर 1 यूनिट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो शील्ड नहीं कर रहे, वो शील्ड नहीं कर रहे। अब मैं अगर यहां पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूं,
लेट इट बी, अब जिरकोनियम एंड हॉफनियम, इन्हीं का देख लेते हैं। जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, मतलब 2 8 8 18 2 20 30 36 और लास्ट वाले में आए 4। अभी मैं इसको डी और उसमें कुछ नहीं कर रही, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम चले जाते हैं हॉफनियम के ऊपर, देखो अब यहां तक पहुंचने के लिए चलो मैं इनको डी ऑर्बिटल्स की हम बात कर लेते हैं। जिरकोनियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? 3d को क्रॉस करके आया, इसके अंदर है 3d10 इलेक्ट्रॉन्स और खुद इसके पास कितने आ गए? 4d2। हॉफनियम तक पहुंचे तो इसके अंदर 3d10 भी है, 4d10 भी है और 4f14 भी है। तो आप देखिए यहां पे शील्डिंग दे रहे हैं सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे शील्डिंग दे रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स डी के और 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ के। 20 एंड 14 34 यूनिट नेगेटिव चार्ज बिल्कुल डिस्पर्स हो गया, उसने जरा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया शील्डिंग के लिए। लेकिन 34 यूनिट पॉजिटिव प्रोटॉन वो तो न्यूक्लियस में ऐड हुआ ना, न्यूक्लियस 34 यूनिट एक्स्ट्रा पावरफुल हो गया क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो तो शील्ड ही नहीं कर रहे, या तो वो डी में प्रेजेंट है या वो एफ में प्रेजेंट है। अगर आप वैसे बांटें तो 14 एफ इलेक्ट्रॉन 14 यूनिट चार्ज ज्यादा पॉजिटिव क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो शील्डिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। उस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा। मतलब अब अगर मैं इसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, यहां पे है +72 न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो जो अलग अलग शेल्स हैं हमारे पास, टोटल ये आ रही है हमारे पास 5d, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 शेल्स हैं उसके अंदर। ये मैं शेल्स की बात कर रही हूं, देयर आर 6 शेल्स और 6th शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसके पास 3d2। तो उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन 72 में से चले गए तो 70 इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर है ना जो शील्ड कर रहे हैं उसको, दे आर शील्डिंग इट। इन 70 में से हमने काउंट किए 20 20 एंड 14, 34 ऐसे हैं जो बिल्कुल भी शील्ड नहीं करते। तो ये बीच में है, इसमें से न्यूक्लियस की फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स तक जानी चाहिए। अगर सारे के सारे एस और पी में होते तो सभी ने शील्ड करना था और देयर विल बी जेड इफेक्टिव लेस, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होना था। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट उनकी वजह से होता है जो स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं, लेकिन यहां से स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा सिर्फ किसमें से 70 - 34, सिर्फ ऑलमोस्ट लेट इट बी 36, यस 36 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम होगा ना। होना कितना चाहिए था 70 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो उस वजह से इसे हम बोलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स एफ में चले गए, उन्होंने शील्ड नहीं किया, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा, तो साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल। और साइज इतना ज्यादा स्मॉल हो जाता है दैट F1 से लेके जब हम F14 तक जाते हैं न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टाइट 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 इतना टाइट पैक होते हैं कि इनके साइज में फर्क ही नहीं आता। एंड दिस स्टेडी डिक्रीज, धीरे धीरे एक एक स्टेप, बिल्कुल एक एक पॉइंट का फर्क है और साइजेस जो हैं दे सीम टू बी ऑलमोस्ट सेम। तो ये जो स्टेडी डिक्रीज है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी डिक्रीज है इन साइज, दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लेंथेनॉइड्स में भी करेंगे, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथेनम और हॉफनियम इनके बीच में उतना सा ही डिफरेंस है जितना इनके बीच में। और यही रीजन है कि 4D और 5D के जो साइजेस हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, दे आर मोर क्लोजली स्पेस्ड, एक जैसे साइजेस, दैट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इनके बीच में 4f इलेक्ट्रॉन्स ना होते, ठीक है, 4D और 5D के बीच में
4d और 5d, क्योंकि 4d तक जाने के लिए मेरे पास आए सिर्फ 3d इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब मैं मूव कर रही हूं 5d पे तो देयर आर प्रेजेंट 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4d 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इन ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी है दैट दे कैन नॉट शील्ड प्रॉपरली, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा, उससे क्या होगा, साइज स्मॉल हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। ओके तो ये था एटॉमिक साइज, और सेम ट्रेंड रहता है आयनिक रेडियाई के लिए। आयनिक रेडियाई, अब ऐसा नहीं करेंगे आप कि किसी का +2 चार्ज ले लिया, किसी का +3 ले लिया। आयनिक रेडियाई जब हम लेंगे तो अगर हम स्कैंडियम का ले रहे हैं, स्कैंडियम 1 पॉजिटिव, तो टाइटेनियम भी 1 पॉजिटिव लेंगे, समझे बात। तो अगर 1 पॉजिटिव है या 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है, तो मेटल 1 पॉजिटिव, मेटल 2 पॉजिटिव एंड मेटल 3 पॉजिटिव, सभी का ट्रेंड सेम रहेगा। जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वही इनके आयनिक रेडियाई का भी ट्रेंड है, ठीक है। तो ये थे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट मुझे आपको कंपैरिजन करने के लिए लिखना था इधर। अब हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो बेस्ट मेटल्स कौन सी हैं, डी ब्लॉक। जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोग सुनते हो ना कि मेटल्स मेलेबल होती हैं, मेटल्स डक्टाइल होती हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट, सारी की सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर, अब हम बेस की बात करेंगे। कोई भी मेटेलिक बॉन्ड, चाहे वो s ऑर्बिटल के अंदर s ग्रुप के जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनका हो, चाहे डी ब्लॉक का, तो मेटेलिक बॉन्ड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैर्नल। कैर्नल मतलब उसका न्यूक्लियस, ठीक है। कैर्नल का साइज जितना छोटा होगा, मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां तो फेवरेबल हो गया, जो भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके कैर्नल का साइज क्या है, स्मॉल, साइज ऑफ कैर्नल इज स्मॉल। तो ये वाला फैक्टर तो फेवर कर रहा है, दिस वन इज फेवरिंग। बचा क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कैरेक्टर किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, कि उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो जो उनकी इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर कर रहे हैं, मतलब डी सब शेल और 4s एक्सचेंज होती है ना दोनों में, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे हमें वो देखने हैं कि अनपेयर्ड कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा उतना ही उसका मेटेलिक बॉन्ड। तो अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फर्स्ट सीरीज की बात करूंगी मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इट इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Okay. Scandium 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, ठीक है। Then 4s2 3d5, 4s2 3d6, cobalt 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 4s1 3d10, 4s2 3d10। ओके, अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4s2 3d1 तो साफ दिखाई दे रहा है, s फिल्ड है, d में है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए 1, इसमें है d2, इसमें आए 2, d3 3, s में 1, d में 5, कितने हो गए टोटल 6। समझ आ रही है बात, 1 2 3 6। बारी आई मैंगनीज की,
4s2, s वाले पेयर्ड हैं, d वाले 5, कितने हो गए 5। आयरन अनपेयर्ड देखने हैं, आयरन में देखिए दिस इज 4s, दिस इज 3d, मैं यहां बना के दिखा देती हूं, दिस इज 4s, दिस इज 3d, 4s2 3d6, 1 2 3 4 5 और 6, अनपेयर्ड कितने हैं 4, यहां आ गए 4। कोबाल्ट के अंदर है 3d7, ये लीजिए 3d7, अनपेयर्ड कितने हो गए 3। निकल के अंदर है 3d8, ये लीजिए 3d8, अनपेयर्ड कितने रहे 2। कॉपर के अंदर है 3d10 और 4s1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। जिंक के अंदर है 4s2 3d10, तो क्या आया 0। तो मैं यहां पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं करूंगी, आप देखिए जिसके अंदर ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी मेटालिक कैरेक्टर, मोर विल बी मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जो मेटल्स हैं s और p ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर, सेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज, इनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव BCC, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड HCP। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या तो BCC में होंगे, CCP में होंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। मीन्स दे आर द परफेक्ट मेटालिक क्रिस्टल्स। मेटल्स है ना, टिपिकल मेटल्स हैं, हर प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक कर्नल, ये रहा दूसरा कर्नल, इसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में अनपेयर्ड, इसके पास भी थे 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के अंदर अनपेयर्ड, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, क्लोज क्लोज पैक हो जाएंगे। ओके, यहां 3 थे ना, अब जिसके अंदर 6 होंगे, 4 5 और 6, उनके अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस आर 6। जिनके अंदर 4 है देयर विल बी लाइन ऑफ फोर्सेस 4, जिनके अंदर 1 है ओनली 1 लाइन ऑफ फोर्स। 0 का मतलब उनके बीच में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग है ही नहीं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्स की लाइंस होंगी, उतनी ही वो कैंडल्स पास पास होंगे, मींस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यही रीजन है जिंक, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मर्करी, ठीक है, जिंक कैडमियम एंड मर्करी। तो मर्करी इट्स अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नहीं है तो ओवरलैप किसके साथ करेगा, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, वेनेडियम, टाइटेनियम। तो सबसे ज्यादा आपको क्रोमियम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो मींस सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, क्रोमियम का। तो ये मैं आपको बेसिक बता रही हूं, किसी को भी कंपेयर करना है, फाइंड द वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड को नहीं मैंने काउंट किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज द हार्डेस्ट मेटल विद हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। तो जिसके पास 1 या 2 हैं, दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स। इनके पास 2 1 0 है ना, तो दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन सभी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, एंड दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, है ना। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर आपने अपने हाथ में ये मैंने जैसे सिल्वर का बैंगल पहना हुआ है, ठीक है, सिल्वर है या गोल्ड है, थोड़ा सा भी खाना बनाते हुए या
आप कोई थर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर इसको हल्की सी भी आग की, फायर की आंच आती है तो ये गर्म हो जाता है और ऐसे ढीला ढीला सा हो जाता है। और जितने भी जो गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, आपने देखा होगा गोल्ड का आर्टिकल वो ऐसे रखेंगे, जो भी उनके पास कैविटी रहती है, और ब्लो पाइप से उसके ऊपर ऐसे आग फेंकते हैं और गोल्ड वहीं मेल्ट हो जाता है। तो सोचो, जो फ्लेम उन्होंने जलाई होती है उसमें कितनी सी हीट होती है, लेकिन गोल्ड मेल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है ना। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, मेटल्स विल बी सॉफ्ट, जितने ज्यादा मेटल विल बी हार्ड। तो देखो ये वाली जो है आयरन, इट इज टू हार्ड, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, दीज आर क्वाइट हार्ड, राइट। तो ये था इसका मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम मेटेलिक कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट वी विल टेक अप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? एटमाइजेशन मतलब एटम का बनना, ठीक है, एटम बनानी है हमने। ओके, लेट्स सी दैट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, ये मेरे पास मेटल सॉलिड ऐसे जुड़ी हुई हैं ये एक दूसरे के साथ। मतलब अगर ये आयरन है तो ये सारी की सारी एटम्स किसकी हैं? आयरन की, क्लोजली क्लोजली पैक्ड है, राइट। मुझे इसको एनर्जी लगानी है और मुझे बनाना है मेटल गैशियस, मतलब इसमें से एटम को तोड़ के मुझे अलग करना है। तो ये सब्लिमेशन नहीं दिखाई दे रही है कि आपको सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट अ सॉलिड मेटल इनटू गैशियस स्टेट। इसका मतलब जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन इज सेम डेल्टा एच सब्लिमेशन। सॉलिड में से एटम को अलग करना। और आपको पता है इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस आर क्वाइट हाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है इनके बीच में, साइजेस आर वेरी स्मॉल, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए सॉलिड को गैशियस में कन्वर्ट करने के लिए। सो दे आर हैविंग वेरी हाई हीट्स ऑफ एटमाइजेशन। तो जो ट्रेंड आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज के अंदर देखा, अगर मैं अब पहले वाला डायग्राम फिर से बनाऊं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो आपको याद है इसके अंदर वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट वाज 1 2 3 5 6 4, और कोबाल्ट के अंदर थे 3 2 1 एंड 0। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। इधर सॉफ्ट, इधर सॉफ्ट। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको अपने लैटिस से अलग करने के लिए। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक बॉन्ड। और आपको पता है मेटालिक बॉन्ड किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साइज ऑफ कर्नल, साइज ऑफ कर्नल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो अगर आप तीनों सीरीज को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नीचे को जाते हुए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ती है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज से ज्यादा क्लोजली पैक कौन है? सेकंड वाले, क्योंकि उनके अंदर 3d10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो शील्ड नहीं करते, उनके न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली खींच के रखते हैं। उससे भी बेटर कौन है? थर्ड सीरीज वाले, 5d वाले, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए 3d भी है, 4d भी है और 4f भी है। इसलिए उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एलिमेंट्स है दे आर मोर क्लोजली पैक्ड। तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है दैट इज हैविंग ऑर्डर 5d एलिमेंट्स ग्रेटर देन 4d ग्रेटर देन 3d। ठीक है, रीजन क्लियर हो गया सबको?
तो ये थी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, अब हम डेंसिटी की बात करें। देखो, डेंसिटी का सीधा सीधा रिलेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतनी सी जगह के अंदर दो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अगर इनका साइज इतना ही रहेगा या इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा तो 2 की जगह पे 2.5 भी आ सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी इधर से इधर को जाते हुए अलोंग द पीरियड साइजेस के अंदर स्टेडी डिक्रीज है, मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस। और अगर हम ग्रुप की बात करें, 4 ग्रुप है ना हमारे पास, 10 ग्रुप हैं। डाउन द ग्रुप अगर हम मूव कर रहे हैं, 3rd में, 4th में, 5th में, जैसे भी हम सीरीज में नीचे को जा रहे हैं, 3D, 4D एंड 5D, तो डेंसिटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। Density of elements of 5D are higher than elements of 4D than elements of 3D. Reason same. Due to the presence of F electrons. 5D के अंदर F electrons आ गए क्योंकि यहां पे कौन कौन है? 3D, 4D, 4F. यहां कौन है? सिर्फ 3D. ओके, तो इनके अंदर पैकिंग और ज्यादा क्लोज हो जाती है। तो जितनी, अब मेटेलिक से ही सारा आगे चला आ रहा है, डेंसिटी भी तो उसी पे डिपेंड करेगी ना कि क्लोज पैकिंग कितनी है। तो जो जितना क्लोजली पैक होगा, साइज स्मॉल होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से सीरीज में जब हम नीचे को जाते हैं, 5D की डेंसिटी ज्यादा 4D से, 4D की ज्यादा 3D से। तो इट वॉज द डेंसिटी। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी ट्रेंड सेम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। जो ज्यादा क्लोजली पैक्ड, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। और ऊपर से जब हम नीचे को जा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, तो नो डाउट उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। अगर आप क्रोमियम वाले ग्रुप की बात करें, दिस इज 3, 4, 5, 6, 6th ग्रुप, तो क्रोमियम के नीचे है मॉलिब्डेनम और मॉलिब्डेनम के नीचे है टंगस्टन। और आपको पता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम और मॉलिब्डेनम दोनों से ज्यादा है। अगर हम, अब कंडीशन वही है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्ट्रॉन्ग इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग। और क्रोमियम, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन तीनों के अंदर ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है 6। सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इन्हीं का रहता है। और अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इनका ग्राफ देखा हो, तो मैं आपको बताती हूं ये ग्राफ किस तरीके से मूव ऑन करता है कि टाइटेनियम, ये रहा टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, और निकल के बाद कॉपर और जिंक। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का है, सेम इसी तरीके से 3rd सीरीज का। दिस इज 3D, 4D, 5D। और ये रही पीक, यहां पे है क्रोमियम, इस पीक के ऊपर मॉलिब्डेनम और इस पीक के ऊपर टंगस्टन। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। और क्रोमियम के बाद ये रहा मैंगनीज, मैंगनीज के नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी डाउन आते हैं। मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। रीजन, अब ये बेटा क्वेश्चंस हैं कि मैंगनीज के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे हमारे पास मैंगनीज 4s2 3d5, दिस इज एटॉमिक नंबर 25। लेकिन क्रोमियम के अंदर क्या था? क्रोमियम था 4s1 3d5, ऐसा ही था ना। इट शुड बी 4s2 3d4, लेकिन एक्चुअली क्या है ये। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6 की वजह से ओवरलैप ज्यादा, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सारा गेम अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है। अब देखो मैंगनीज, इसके पास है 3d5, ओके 3d5, इट इज हैविंग सिमेट्रिकल फुल्ली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। तो मैंगनीज जो है ये थोड़ा अवॉइड करता है कि मैं दूसरों के साथ ओवरलैप करूं और बॉन्डिंग बनाऊं। इट शोज रिलक्टेंस, इसी वजह से इसकी डेंसिटी कम रहती है एज कंपेयर टू क्रोमियम। और मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन
एटॉमिक नंबर 26 और इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, मतलब इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही इतना अच्छा ओवरलैप करता है कि आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल। द मैक्सिमम मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी आप देखते हो इसके अंदर, बिल्डिंग मटेरियल है कितना अच्छा। तो मैंगनीज ड्यू टू सिमेट्रिकल एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट शो so much bonding between the same element। आपस में ये ओवरलैप ज्यादा नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन आयरन करता है। इसीलिए मैंगनीज जैसा जो मैंगनीज के नेक्स्ट सीरीज में आएगा, उसी के जैसा जो नेक्स्ट सीरीज में आएगा, ये सारे सेम ट्रेंड ऐसे हाई इंक्रीज करेगा, फिर ये डिप पाएगी, मिड तक बढ़ेगा, फिर डिप पाएगी, फिर वो इंक्रीज करके लास्ट में डिक्रीज करेगा क्योंकि जिंक के पास फिर आगे क्या होता जा रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे रह गए 4 3 2 1 0 और ग्राफ नीचे को। किसी भी चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल ट्रेंड सोच लीजिए, अपने आप चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। ओके, अब देखिए ionization enthalpy means energy required to remove the outermost most loosely bound electron। अब सिर्फ इतना सा काम नहीं है कि आप सॉलिड मेटल में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें और ये बन गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बड़ा ट्रेंड है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं है, कहां से पता चलता है? जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, मींस इट इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स इट विल बी स्टेबल, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लो। कम एनर्जी लगाने पे ही कंपाउंड बन जाएगा। और जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, सच कंपाउंड्स आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देती हूं आगे। अब क्योंकि इन एलिमेंट्स के साइजेस हैं स्मॉल, ऑलमोस्ट सेम, इसलिए इनकी वैल्यूज समहाउ एक जैसी हैं। थोड़ा थोड़ा गैप आएगा, जैसे जैसे साइज छोटा होगा गैप आएगा, और जहां साइज इंक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। तो देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, हम ये कहें कि अलोंग द पीरियड बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, क्योंकि साइज वेरी कर रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। ठीक है, उस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज नॉट हैविंग अ रेगुलर ट्रेंड। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मैं वो आपको क्वोट करती हूं यहां पे। क्वेश्चन इज two compounds are more stable than platinum 2, nickel 2 more stable than platinum 2, but platinum 4 is more stable than nickel 4। platinum 4 is more stable than nickel 4। कैसे पता चलेगा? इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को कोट करेंगे हम। निकल और प्लैटिनम, यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड 2 मींस ये रहा निकल 2 पॉजिटिव और ये रहा प्लैटिनम 2 पॉजिटिव। तो ये वैल्यूज हैं 2.49 एंड 2.66। तो दिस वैल्यू इज लो, दिस वैल्यू इज हाई, मींस निकल 2 पॉजिटिव इज स्टेबल देन प्लैटिनम 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी दैट विल बी मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अब नेक्स्ट देखें, यहां पे बन गया निकल प्लैटिनम 4 पॉजिटिव, तो यहां देखो प्लैटिनम 4 की वैल्यूज कम है, सबका टोटल कर लीजिए। ये टोटल किसका है? निकल 4 का, और ये किसका है? प्लैटिनम 4 का। तो आप देख लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर प्लैटिनम 4, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्लैटिनम प्लस 4 इज लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर nickel 4। Therefore, platinum
4 compounds are more thermodynamically stable than nickel 4 compounds. Clear? और ऐसे ही आप इसके लिए लिखेंगे that ionization enthalpy for nickel 2 positive is less than ionization enthalpy of platinum 2 positive. इसलिए मैंने बोला था ना, जिसकी वैल्यू लेस होगी, lesser is the value of ionization enthalpy, more will be thermodynamic stability. ठीक है, अब सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ही हम बात नहीं करेंगे, इसको हम कोरिलेट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ. ठीक है, अब देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखो, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन देती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज में ही हम बात करेंगे. यहां हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, मेटल सॉलिड, और इससे बन जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर, N पॉजिटिव एक्वस. ठीक है, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन हटाया तो इसी से पता चल जाएगा. बट दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. होता क्या है, सबसे पहले मेटल सॉलिड इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल गैशियस. तो इस केस में जो डेल्टा H है, दिस इज डेल्टा H सब्लिमेशन. ओके, दूसरा हमारे पास, जब इसको सब्लिमेट कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप, आपने आइसोलेटेड गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन हटाना है. चलो मैं N लिख देती हूं, N मींस 1 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IEH. दिस इज, या तो ऐसे लिख लीजिए, मैं ऐसे लिख देती हूं, दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, नाउ ये रही आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ये बन गया गैशियस स्टेट के अंदर ही आयन. अब इसको हमने डालना है एक्वस मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर, और ये बन जाएगा M पॉजिटिव एक्वस, और एनर्जी जाएगी बाहर, दैट इज डेल्टा H हाइड्रेशन. अब इन तीनों का सम टोटल किसके बराबर है, पूरी रिएक्शन के डेल्टा H के बराबर. समझे आप? इसका मतलब डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी. अब देखो, सब्लिमेशन हमेशा हम लगाएंगे, इट विल बी हैविंग पॉजिटिव. आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हम लगाएंगे, इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी ये हमेशा रिलीज होती है. कोई भी चीज डिप होती है पानी के अंदर, जितना सरफेस उसका कवर अप होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बाहर जाएगी. तो जिसका साइज स्मॉल, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा. यू माइट बी रिमेंबरिंग द एग्जांपल ऑफ टेनिस बॉल एंड फुटबॉल. सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर फुटबॉल तो थोड़ा सा ही गीला होगा, लेकिन टेनिस की बॉल सभी तरफ से गीली हो जाएगी. ठीक है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी. तो इस डेल्टा H की ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल डिसाइड कि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, वहां से डिसाइड होगा. और इसी चीज से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को निकालते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितनी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा. तो अगर एनर्जी कम आई, इसका मतलब वो आयन, चाहे वो 1 पॉजिटिव है चाहे वो 2 पॉजिटिव है, दैट विल बी मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. तो लेसर इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज, more stable will be the ion in aqueous solution. क्लियर बात? अब यहां हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. डेल्टा H का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज E0 रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये सबका ओवरऑल इंपैक्ट है. सारी चीजों का कवर करने के बाद जो वैल्यू यहां पे आएगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम, आप समझते हो उस चीज को, जितनी कम का मतलब अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, लेट इट बी -0.76 एंड -1.12, तो इसकी और इसकी, इसका भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा स्टेबल कौन होगा +2 के लिए? दिस वन। नेगेटिव में है ना, 0 से दूर जा रही है वैल्यू। ओके, अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां से मेटल सॉलिड और अल्टीमेटली मुझे यहां पे चाहिए Mn पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन एक्वस, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट विल गिव द इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां तक पहुंचने के अलग अलग स्टेप्स आपने देख लिए। अब देखो इसको मैं साइकिल में बना देती हूं। सबसे पहले हमने बनाया मेटल गैसियस, यहां क्या लगा? डेल्टा H सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दोनों चीजें सेम हैं, डेल्टा H एटोमाइजेशन। तो ये एनर्जी क्योंकि हम लगा रहे हैं, इट शुड बी पॉजिटिव। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, हमने लगाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये बन गया M पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट, और ये एनर्जी भी क्या है? पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप, हमने इसको एक्वस में डाला। अब जो एनर्जी यहां से जाएगी दैट इज डेल्टा H हाइड्रेशन, और ये बाहर निकलेगी माइनस। ओके, तो 1 2 3 डेल्टा H किसके बराबर आया? ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है। डेल्टा H इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। अब यहां रिडक्शन पोटेंशियल की बात कैसे आ रही है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब एक की वैल्यू है -0.76, एक की है -2.1, ये 0 के ज्यादा नजदीक, ये 0 से दूर, तो दिस इज लोअर वैल्यू। जिसकी वैल्यू लो है वो पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब वो आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल होगा। तो कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देगा वो आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब दो की हम बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास है E0 रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर इट इज 0.34 एंड जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक इट इज -0.76। दिस इज द लोअर वैल्यू। ठीक है, दिस इज द लोअर वैल्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये लोअर वैल्यू है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर 2 पॉजिटिव। अगर दोनों का कंपैरिजन आए तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर केटाइन बना लेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके। अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी का इंपैक्ट, जितना आयनिक साइज छोटा होगा, स्मॉलर इज द आयनिक साइज, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन, बेसिकली केटाइन। ठीक है, मेरे पास है कॉपर 1 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, जबकि कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 और कॉपर 2 पॉजिटिव की है 3d9, लेकिन कंपाउंड्स कॉपर 2 पॉजिटिव के ज्यादा स्टेबल है। वाई? क्योंकि साइज ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन कॉपर 1 पॉजिटिव। इसका साइज स्मॉल है, देयरफॉर लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी compensates higher value of IE2। कॉपर 1 पॉजिटिव से जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनाया जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा लगेगी, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज छोटा होने की वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलती है वो उसको कंपनसेट कर जाती है। क्लियर? तो कोई भी कंपैरिजन दो आयंस के बीच में आपको आ जाए, आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। ओके, तो ये था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट्स रिलेशनशिप विद आयनाइजेशन
एंथैल्पी। ओके, अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई भी सीरीज हो, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आती है? इट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ n-1 डी एज वेल एज ns इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डी से भी जाएंगे। तो अब आप देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है साथ में। इट इज हैविंग टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 1। तो इट इज हैविंग ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज। अब हमारे पास एक्सेप्शन देखिए, स्कैंडियम एंड जिंक दोनों ही एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि बाकी दे आर शोइंग मोर देन 1। एक क्वेश्चन, ओके। टाइटेनियम के पास टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये सिर्फ s वाले भेजता है तो 2, एक d का चला गया 3, d के दोनों चले गए 4, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन s में से ही जाएगा। टोटल 5, तो 2 3 4 5, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अप टू 6, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स अप टू 7, 6 अप टू 6। अब देखो यहां पे ये भी जो सर्कल में है ना, दीज आर अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये स्टेबल नहीं है, आएंगी लेकिन थोड़ी देर के लिए, मोमेंटेरली। कोबाल्ट इट इज हैविंग 2 and 3, 4 बहुत ही अनस्टेबल है। सिमिलरली निकल इट कैन शो 2 3 and 4, कॉपर 2 ही दिखाता है 1 and 2, और जिंक सिर्फ 1 दिखाता है, दैट इज +2। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन कैसी होती हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जनरलाइजेशन ये है दैट ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन फ्लोराइड्स, और वो इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन जो है दे फॉर्म बाय बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्ड विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाइल फ्लोरीन जो है इट फॉर्म्स ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं थोड़ी या ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जरूर दिखाते हैं, और आपको अच्छे से पता है बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर, इवन सॉलिड स्टेट के अंदर भी हमने बात की है। मैग्नेटिक मोमेंट ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। लार्जर इज द नंबर ऑफ unpaired electrons, more will be magnetic moment। आपको अच्छे से पता है every electron moving charge it is associated with magnetic field, लेकिन सबकी स्पिन एक जैसी होनी चाहिए तब ये एड अप होंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है देन दे विल एड अप टू कंट्रीब्यूट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, राइट, इस तरीके से हैं, ये 2 सेट्स में टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए हैं। तो देखो ये स्पिन इसके साथ कैंसिल, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके साथ कैंसिल। इसीलिए अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दे बिकम डायमैग्नेटिक। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के अंदर रह जाता है दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट। और फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला, n × n+2 अंडर रूट। अगर मान लो किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो n × 1+2 अंडर रूट, ये आ गया √3, इट विल बी 1.73। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लिख दी हैं जो प्रैक्टिकली हमारे पास हैं। और अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा मैग्नेटिक है। उसके लिए आपका काम है सिर्फ उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। पेपर में क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा कि सबकी मैग्नेटिक मोमेंट आप बताइए, वो 1 या 2 को कंपेयर करेंगे। जैसे बताओ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव दोनों में से ज्यादा मैग्नेटिक कौन है? विच इज मोर मैग्नेटिक? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका 1 पार्ट हो गया, आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव। सेकंड मैं ले लेती हूं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, दोनों में से ज्यादा मैग्नेटिक कौन है? ये इसके बाद आपने मुझे आंसर करना। देन निकल 2 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है। देन दिस इज थर्ड। फोर्थ आप ले लीजिए, लेट इट बी
मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 2 पॉजिटिव। तो ये 4 सेट मैंने दे दिया, आपने मुझे बताना है इनमें से कौन ज्यादा मैग्नेटिक है और क्यों। अब इनको किस तरीके से हम करेंगे, देखिए जो अलग अलग आयंस हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंने उठाई है, ये रहे वो आयंस। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इनकी मैंने लिस्ट बना ली और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ये रहे इनके एटॉमिक नंबर्स 21, 22, टाइटेनियम के 2 आयंस लिए हैं 23, 4, 5, 6, 7, 8, 29 एंड 30। अब आप भी जब करेंगे ऐसे ही लिखेंगे कि अगर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन मत लिखिए, पहले उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर यहां पे आओ। अब इसकी आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इट इज हैविंग 3 पॉजिटिव, पहले s वाले इलेक्ट्रॉन गए फिर d वाला, मतलब इसकी रही 3d0। इसका है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, 2 s से चले गए और एक d से, तो ये रहा 3d1। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, सिर्फ s वाले गए, इट विल बी 3d2। वेनेडियम 2 पॉजिटिव, इट विल बी 3d3। क्रोमियम 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन s से गया और एक गया d से, तो इट विल बी 3d4। मैंगनीज 2 पॉजिटिव, इट विल बी 3d5। आयरन 26 है, 2 पॉजिटिव मींस 3d6। ओके, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, इट विल बी 3d7। निकल 2 पॉजिटिव, 3d8। कॉपर 2 पॉजिटिव, एक s से गया इलेक्ट्रॉन और एक d से, इट विल बी 3d9। और जिंक इट विल बी 3d10। तो ये रही कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। अब निकालिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आपको पता है d के अंदर 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। 3d0 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। 3d1 एक ही भरा है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, लेकिन 6 है तो 6 नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे, देखिए मैं यहां बना लेती हूँ एक d ऑर्बिटल। ओके, नाउ दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे भरते हैं, हुन्स रूल, पहले सभी को सिंगली फिल कर दिया, अब यहां पे ये हो गया 3d6, तो अनपेयर्ड कितने बचे, 4। 3d7 ये लीजिए 3d7, अनपेयर्ड कितने बचे, 3। 3d8 ये लीजिए 3d8, कितने बचे, 2। 3d9 एक और पेयर हो गया 1 और 3d10 0। डन। अब अगला स्टेप क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। तो जहां 0 है, इट विल बी इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 2 अंडर रूट। सोल्व करके क्या आएगा, 0। 1 ओके, अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3, दैट इज 1.73। मैं इसको ना इसके सामने लिखती हूँ, जो वैल्यूज हमारी आई हैं। इसका आ गया 0 इंटू 0 प्लस 1 अंडर रूट, इट विल बी 0। इसके साथ कंपैरिजन, अब इसके पास है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज अंडर रूट 3, इट विल बी 1.73, है ना कंपैरेटिव वैल्यूज। अब नेक्स्ट, दिस इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, तो इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया 2 प्लस 2 4 2 जा 8 अंडर रूट 8, इट विल बी 2 इंटू 1.414, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1.828, ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2, इट विल बी 2.828, राइट। तो देखो कंपैरेटिव आ रही है वैल्यूज। अब आया M3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, ये इसकी वैल्यू, इसकी, ठीक है, ये लीजिए। अब 3, तो इट विल बी 3 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15, तो 15 का मतलब 4 4 जा 16, तो क्वाइट ऑब्वियस 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, राइट। ये इसके साथ कंपैरेटिव आ गई। फिर ये वाली 4 की वैल्यू आप यहां निकालेंगे, 5 इसके साथ लिखेंगे, 4 की इसके साथ, अब 4 की सेम आ जाएगी। ये देखो 3 वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 2 की वैल्यू आ जाएगी 2.828, 1 की आ जाएगी 1.73 और 0 की आ जाएगी 0, ठीक है। ये वैल्यू इसके साथ और ये वाली वैल्यू इसके साथ। तो आमने सामने वैल्यूज लिख के इसको आप टेबल को कंप्लीट कीजिए और मेरे को बताना कि क्या ये वैल्यूज बराबर आ रही हैं। तो जब आप 2 का कंपैरिजन करते हो, दोनों की पहले आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे,
फिर उसके आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये मिड तक बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगी, यहां तक बढ़ गई, उसके बाद फिर कम हो गई। ओके, तो इनको आपने टेबल को कंप्लीट करके भेजना है। ओके, अब अगली बात, कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी सॉल्ट हैं दे आर कलर्ड, कलर दिखाते हैं। कलर क्यों दिखाते हैं आपको अच्छे से पता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़कर आए हो। और सबसे पहली चीज कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास दे आर हैविंग n-d पार्टली फिल्ड एंड nd एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और इनके अंदर nd आप लिखते हो ना 3d 4s 4p 4d, बाहर वाली तो खाली होती है ना ऑर्बिटल्स इसके पास, तो इतनी सारी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे एक्ट एज पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, आपने फुल फ्लेज चैप्टर किया है और उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना रही हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉपर सल्फेट कलर है, फेरस सल्फेट कलर है, मैक्सिमम जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं दे आर कलर्ड। अब कलर्ड क्यों? अब आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जैसे ही ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजेनरेट। इन d ऑर्बिटल्स के अंदर मान लीजिए यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन है d3। जैसे ही इसकी तरफ लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं, लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपल्शन फील करते हैं और इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। इन d ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है, दे आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर स्प्लिट हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है दैट इट स्प्लिट्स इन 2 लेवल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं, जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की, दे मूव टू हायर एक्साइटेशन स्टेट। दिस इज T2G, दिस इज EG, या बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ऊपर जाएगा ये पर्टिकुलर एनर्जी लेकर, व्हेन इट विल कम बैक इट विल एमिट द सेम एनर्जी। Energy of the emitted radiation falls in visible region of spectra and we observe complementary color of the radiation absorbed। अब कलर व्हील आप लोगों ने किया है, जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा उस रेडिएशन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें नजर आएगा, है ना। कलर व्हील आपको याद है सबको। इस तरीके से अगर कोई येलो अपीयर करता है इसका मतलब उसने वॉयलेट कलर की लाइट एब्सॉर्ब की, अगर कोई ब्लू अपीयर होता है इट मींस उसने ऑरेंज लाइट एब्सॉर्ब की, और अगर कोई ग्रीन अपीयर होता है इट मींस उसने रेड कलर वाली लाइट को एब्सॉर्ब किया। इस तरीके से दे शो कलर। ओके, और ये जो यहां पे ट्रांजिशन होती है डी से डी में जा रही है, दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। तो सिंपल सा एक लाइन में हम आंसर दे देते हैं, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशंस दे शो कलर इन देयर कंपाउंड्स। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दिखाता है क्योंकि उसी हिसाब से हर किसी की इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। आप लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ चुके हो। कोई स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, उस पर भी डिपेंड करता है। वीक लाइगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ नहीं चाहिए। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो हमें स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ चाहिए उसको एक्साइट करवाने के लिए। तो इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे दे विल बी कलर्ड, और जो नहीं होंगे, अब यहां पे 0 है तो दे आर कलरलेस। अब देखिए ये टिपिकल से क्वेश्चंस हैं। हमने इतना देख लिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं
ये जब इनकी डीजेनरेसी टूट जाती है, दो लेवल्स बन जाते हैं, तो लोअर लेवल का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है ऊपर। व्हेन इट कम्स बैक, जाने के टाइम एनर्जी लेकर गया, आने के टाइम एनर्जी एमिट करके वापस आया एक्साइटेड स्टेट से। दिस इज, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, दिस इज T2G एंड दिस इज EG। तो जितना गैप ज्यादा होगा उतनी हाई एनर्जी की रेडिएशन चाहिए इसको जंप करवाने के लिए। ये जो एमिटेड रेडिएशन है, इट फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा एंड वी ऑब्जर्व कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर बहुत डिटेल में किया है। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोस्टली कलर्ड, व्हाई? दिस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। एक लाइन का आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेन आंसर क्या है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, ओके। अब ये टिपिकल से क्वेश्चंस आपके सामने। कंपाउंड्स ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड कैडमियम 2 पॉजिटिव आर व्हाइट, व्हाई? देखिए, आप लिखोगे जिंक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। जब ये बना जिंक 2 पॉजिटिव, इट इज 3d10। 3d10 का मतलब all electrons are paired, no unpaired electrons. Therefore, no dd transition is possible. जब dd ट्रांजिशन ही नहीं होगी तो कलर कहां से आएगा? क्लियर बात? इसी तरीके से कैडमियम भी जिंक वाली फैमिली में ही है। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। कैडमियम हैज 5s2 4d10। तो आप कैडमियम का आंसर खुद मुझे लिखकर सेंड करना, ठीक है? तो सेम एक्सप्लेनेशन कैडमियम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर 2 पॉजिटिव इज कलर्ड व्हाइल कॉपर 1 पॉजिटिव इज नॉट। ठीक है, देखो काम बहुत सिंपल सा है, बस प्रेजेंटेशन मैटर करती है। सेंटर में आप लिखोगे कॉपर, कॉपर से बन गया कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर से ही बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। जब ये बना 1 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10। जब ये बना कॉपर 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d9। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, या आप लिखेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1। 3d9 में एक होगा ना। देखो, इसकी अगर आप डी ट्रांजिशन करें, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि इसके अंदर क्या होगा? सारे के सारे पेयर्ड, 2 4 6 8 एंड 10। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, और इधर डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर कॉपर 1 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कलरलेस एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कलर्ड। समझ गए? उसी तरीके से स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड सिल्वर 1 पॉजिटिव। देखो, गेम यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ओके। स्कैंडियम, टाइटेनियम स्कैंडियम मींस इट इज हैविंग 4s2 3d1। 4s2 3d1। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर इसका। तो ये था सिंपल स्कैंडियम 4s2 3d1। जब ये बना स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इट इज हैविंग 3d0। 3d0 डी ट्रांजिशन नहीं होगी इसके अंदर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। सिल्वर का भी सेम जो कॉपर का है। सिल्वर इज हैविंग 5s2 4 5s1 4d10। जब ये बनेगा सिल्वर 1 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इट विल बी हैविंग 4d10। मैं हिंट दे रही हूं, इनके आंसर्स लिख के मुझे भेजने हैं। फिर टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22 4s2 3d2। तो जब टाइटेनियम से बना टाइटेनियम 2, टाइटेनियम बना टाइटेनियम 4,
2 बनेगा तो इट इज हैविंग 3d2, 4 बनेगा तो इट इज हैविंग 3d0। आगे का आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो ये थे कलर्ड आयंस। अब देखो, जब आप कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की बात करते हो, D10 सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, D10 मोर स्टेबल देन D5 देन D0। ये तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन आता है तो कहीं पे आपको दिख जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डू एक्सप्लेन। और जब हम इसमें कलर की बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है देयर शुड बी एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी ट्रांजिशन कर सकता है। फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, व्हाई। पहली बात, इनके पास सुटेबल सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर आके रिएक्टेंट सेटल हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, आपने उसको अच्छे से देखा हुआ है पहले। तो सरफेस के ऊपर आके रिएक्टेंट्स बैठते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और चले जाते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में से ये एक के साथ कंबाइन करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे और रिएक्शन को एक अलग पाथ देंगे विच इज हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। देन दे हैव टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट ने देना है तो दे विल एक्सेप्ट और उसके बाद में दूसरे रिएक्टेंट को ये ट्रांसफर कर देंगे। तो बहुत से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हमारे पास कैटलिस्ट हैं, जैसे निकल, इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। प्लैटिनम एंड रोरियम, इट इज यूज्ड इन ओस्टवॉल्स प्रोसेस। देन प्लैटिनम एंड पैलेडियम हाइड्रोजिनेशन, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था रीजन व्हाई दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। देन फिर हमारे पास था एलॉय फॉर्मेशन, है ना, ये एलॉयज बनाते हैं। कितने सारे एलॉयज हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि सभी के साइज एक जैसे, है ना, सभी के साइज एक जैसे थे। मैंने इनमें से एक को हटाया और उसकी जगह पे एक अलग लगा दिया। ये एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि साइज सेम है। इस वजह से दे फॉर्म एलॉयज वेरी इजीली। इवन 24 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट बनाने के लिए हम उसमें कॉपर मिक्स करते हैं, तो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, जस्ट क्योंकि इनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम है। देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये मेटल्स आपस में इस तरीके से क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इसके बीच में ये HCP बना रही हूं मैं, इन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर, और सेम चीज जब हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बनाते हैं तो आपको पता है वो इस तरीके से बनती है। तो यहां पे बीच बीच में जो खाली जगह है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इनके अंदर या तो हाइड्रोजन एंट्रैप हो जाएगी, या कार्बन, या नाइट्रोजन, या बोरोन। स्मॉल साइज्ड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर एंट्रैप्ड, ट्रैप हो जाते हैं। याद रखना, ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं किसी तरह की कि इनके बीच में बॉन्ड बन गया। इसी चीज को आपने सॉलिड स्टेट के अंदर भी स्टडी किया था एज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी, लेकिन यहां पे क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन लग जाती है, बोरोन लग जाती है, नाइट्राइड लग जाती है, और इसकी वजह से इसका नुकसान कोई नहीं है, उल्टा इनकी जो प्रॉपर्टीज है और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के एग्जांपल्स, टाइटेनियम के अंदर कार्बन, मैंगनीज के अंदर नाइट्रोजन, आयरन के अंदर हाइड्रोजन, वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन के अंदर ऑक्सीजन। तो इनकी प्रॉपर्टीज, दीज आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला।
नाइदर कोवलेंट नॉर आयोनिक, इनके बीच में किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, ये सिर्फ इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एंट्रैप्ड है विदाउट एनी बॉन्डिंग, जगह मिली वहीं रह गए। दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जब ये कंपाउंड्स बन जाते हैं तो नॉर्मल आयरन से आयरन का ये वाला हाइड्राइड इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर केमिकली इनर्ट, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रिमेन्स अनइफेक्टेड। हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की वजह से मेटल्स की अपनी कंडक्टिविटी को किसी तरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके साथ रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।